स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान, जो कि सामान्य अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और जनरल साइंस में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, जहाँ से प्रश्न सबसे अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ क्लासेस हो चुकी हैं और उसके साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट भी हल करवा रहे हैं, उनसे जुड़े सवालों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो याद रखिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ आपके लिए उतना ही आवश्यक है कि आप उनसे जुड़े प्रश्नों को बराबर सॉल्व करें। जितना ही ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्लियरिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद होता क्या है, जब हम सवाल करने बैठते हैं, अगर हमने पहले से प्रैक्टिस नहीं की है तो वहाँ पर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो बेटर है कि परीक्षा हाल में अनकंफर्टेबल फील करने से पहले आप जो है अच्छे से सवालों का अभ्यास कर लें। हर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद उनसे जुड़े सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले जो हम टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं वो टॉपिक क्या है, वर्गीकी का। वो टॉपिक क्या है, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसको हम क्या कहते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण का सिद्धांत, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये टॉपिक खत्म हुआ है। तो जो भी सवाल ऐसे हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उनको लेके चलेंगे और आज की सीरीज में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। आज का सेशन जो है पूरी तरह से समर्पित है क्वेश्चन आंसर को लेके। तो एक एक सवाल करके हम आपको समझाएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की बहुत बड़ी संख्या में ढूंढ निकाला है, सबसे अधिक संख्या। देखिए पिछली क्लास में ये सवाल था, ये सवाल इसके ठीक पिछली क्लास में था दोस्तों। वो क्या था कि जैव वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जैव वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, अब तक बहुत सारे संघ और वर्ग को ढूंढा है, उसमें सबसे ज्यादा वर्ग किस प्राणियों का है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, जीव विज्ञानियों ने किसकी बात कह रहा है, पादप जगत और जंतु जगत की बहुत सारी प्रजातियों को क्या है, ढूंढ निकाला है, ठीक है। कि बहुत सारी प्रजातियों को क्या किया है, ढूंढा है, ठीक है, ढूंढा है। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूछ क्या रहा है, संख्या के आधार पर सवाल क्या है, बस समझिए, सवाल को समझिए, पूरी बात अब लिखेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जो भी जीव विज्ञानी रहे हैं उन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब दो भाग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारे जीवधारी आ जाते हैं। अब विटेकर का हमने 5 जगत में विभाजन भी देखा है। तो जितनी भी प्रजातियां हैं जंतु जगत पादप जगत से संबंधित, उसमें संख्या के आधार पर कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा है। ये विकल्प क्या है हमारा, कवक की, कीट की, जीवाणुओं की और पादपों की। तो पहला है कवक की, दूसरा क्या है, जीवाणुओं की, तीसरा क्या है, पादपों की, और चौथा क्या है, कीट वर्ग की। अच्छे से देखिएगा इस सवाल को, संख्या के आधार पर इनमें कौन सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है, महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें देखिए हमारा विकल्प क्या है, विकल्प है कवकों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब फंजी, ठीक है। कवकों को क्या कहते हैं, फंजी। हमने देखा था कवकों को, जिसमें क्या क्या आते हैं, मशरूम आता है, कुकुरमुत्ता आता है और खमीर या ईस्ट आता है, ठीक है। तो क्या कवक जो है
इस संसार में ज्ञात प्रजातियों में इनकी संख्या सबसे अधिक है? नहीं, हमारा ये उत्तर नहीं होगा। जीवाणु, जैसा कि आपको पता है जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, सूक्ष्म होते हैं और इतनी संख्या इनकी है, एक तो आपको आंखों से ये दिख नहीं सकते, और संख्या के आधार पे इनकी संख्या बहुत ही अधिक, हमारे मुंह में ही पता नहीं कितने लाखों जीवाणुओं का वास है, पर हमें पता नहीं चलता। हमारी आंत में वास है, जिस व्हाइट बोर्ड पे आप क्लास पढ़ रहे हैं इसी पे पता नहीं कितने जीवाणुओं का वास है, भले वो हमें आंखों से न दिखे। तो देखिए जीवाणुओं की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन ये सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक नहीं है। अब पादपों की बात करते हैं। प्लांट्स में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारी जातियां हैं, कुछ जलीय हैं, कुछ स्थलीय हैं, लवणोद्भिद हैं, हमने देखा जलोद्भिद हैं, हमने देखा बहुत सारे एपिफाइट्स हैं, कई प्रजातियां हमने पिछली क्लास में देखी, बहुत अच्छे से समझा उनको। तो क्या इनकी संख्या सबसे अधिक है? या लास्ट में जो कीट वर्ग दिया गया है, कीट वर्ग की संख्या सबसे अधिक है? दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जब हम जंतु जगत आपको शुरू किए थे, जंतु जगत या एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में हमने आपको बताया था कि संघ आर्थ्रोपोडा, संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा, इसका एक वर्ग है, क्या वर्ग है? कीट, इंसेक्टा, ठीक है। जो कीट वर्ग है इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, कितनी है? 60% है टोटल कितने के? जितने ज्ञात जीव है, मतलब टोटल कितने जीव हैं? अगर टोटल जंतुओं की संख्या ज्ञात की जाए, टोटल जो जंतु ज्ञात हुए हैं, जंतुओं की बात कर रहा हूं मैं, 15 लाख प्रजातियां अब तक ज्ञात है। तो 15 लाख जो है प्रजातियां ज्ञात है। अब देखिए दोस्तों, 15 लाख प्रजातियों में हमको क्या देखना है? 9 लाख केवल कीट हैं। 15 लाख में 9 लाख प्रजातियां सिर्फ कीट वर्ग की हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि होता है 60%, ठीक है। कितना होता है? 60%। तो हमारे इस तथ्य के आधार पे हमारा उत्तर क्या होगा? कीट वर्ग होगा। कीट वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं? मच्छर आता है, तिलचट्टा आता है, टिड्डी आती है, जिनके भी संधियुक्त पाद होते हैं। और ध्यान दीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी क्या है? 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर, मतलब 3 दूना 6 पैर पाए जाते हैं इनके। ट्रैकिया द्वारा इनमें श्वसन होता है वातक यंत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इतना आपके लिए जानना पर्याप्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया दोस्तों। हमारा उत्तर क्या है? कीट वर्ग। संख्या के आधार पे हमेशा उत्तर यही करिएगा, कीट वर्ग। चलिए आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न तो हल हो गया, महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है ये, समतापी और असमतापी, समतापी और असमतापी। समतापी और असमतापी हम समझेंगे, एकदम क्लियर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट आज जो है, कभी कोई कंफ्यूजन न रहे दोस्तों। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका रुधिर क्या होता है? गर्म होता है। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? रुधिर कैसा होगा? गर्म होगा। रुधिर होमियोथर्मल, इसको क्या कहेंगे? समतापी को होमियोथर्मल, क्या होगा? होमियोथर्मल। और इसका क्या होगा? हेटेरोथर्मल, हेटेरोथर्मल। ये दो इंग्लिश नाम है, इनको याद रखिए, होमियोथर्मल और हेटेरोथर्मल। अब देखिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या जानना है, ये तो आपने देख लिया। अब इससे भी महत्वपूर्ण जानना ये जरूरी है, दो बातें महत्वपूर्ण जानना जरूरी।
एक बात ये महत्वपूर्ण है कि रुधिर गर्म होगा किसका, समतापी का, और रुधिर ठंडा होगा किसका, किसका ठंडा होगा, असमतापी का। ये याद रखिएगा, समतापी जो होगा उसका रुधिर हमेशा गर्म होगा और असमतापी का रुधिर हमेशा क्या होगा, ठंडा होगा। चलिए ये एकदम क्लियर रखिएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, गर्म और ठंडे रुधिर का मतलब क्या हुआ। समतापी के शब्द से ही आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे जीव जिनके तापमान का स्तर सम बना रहता है, मतलब शरीर के तापमान का स्तर क्या होता है, हमेशा सम बना रहता है, वो समतापी जीव कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, समतापी बने रहने का मतलब ये हो गया कि जैसे गर्मी आ गई है, ठीक है, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो उनका शरीर जो है गर्मी के मौसम के हिसाब से अनुकूलित हो जाता है, मतलब शरीर कुछ क्रियाओं द्वारा क्या करता है, शरीर को ठंडा रखने का प्रयास करता है, वो अपने आप जो है शरीर वातावरण के तापक्रम से बैलेंस बना लेता है, ठीक है। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये समतापी है, इनका उदाहरण आप देखिए मनुष्य, सबसे पहले इसका उदाहरण मनुष्य देख लीजिए। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों। श्वेत ग्रंथियों का काम क्या है, जब वातावरण में बहुत गर्मी होती है तो श्वेत ग्रंथियां जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी को पसीने के रूप में बाहर निकालती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, शरीर ठंडा होता है। पसीना जब आपको होता है तो शरीर क्या होता है, ठंडा होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम आपको बाद में समझाएंगे। इस पे सवाल पूछा जाता है, जैसे सुराही में जल होता है तो ऊपर का पानी जब रिसता है और वाष्पोत्सर्जन होता है तो नीचे का पानी अपने आप ठंडा होता है। तो इसी तरह समझने का प्रयास करें, शरीर भी क्या होता है, ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे पसीना निकलेगा शरीर क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि ये जो है प्रक्रिया जो होती है पसीने निकलने की, ये किस लिए होती है, शरीर के तापक्रम को जो है बैलेंस बनाने की, गर्मियों में। अब सर्दियों में क्या होता है, आप ये नोटिस करिए कि अगर ये गर्मी में ये व्यवस्था है तो सर्दियों में भी कोई व्यवस्था होगी। सर्दियों में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब सर्दी लगती है तो हम सिकुड़ते हैं, शिवरिंग होती है हमको, हमारा शरीर जो है सिकुड़ने लगता है, कपकपी आती है। ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, यहाँ से जो उष्मा की हानि होती है उसके क्षेत्र को कम करने के लिए, मान लीजिए ये आपकी स्किन है, ठीक है, अब ये स्किन से जो है उष्मा का ह्रास हो रहा है, ठीक है, बाहर उष्मा निकल रही है। अगर ये सिकुड़ के इतनी हो जाए, अगर ये सिकुड़ के इतनी मतलब शिवरिंग होगी तो सिकुड़न आएगी, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या होगा, कम हुआ, क्षेत्र कम हुआ तो उष्मा का ह्रास भी कम हुआ, इसलिए शरीर सिकोड़ के हम बैठते हैं या ऑटोमेटिक शरीर सिकोड़ने की प्रवृत्ति बरकरार रखता है। तो ये हुआ सर्दियों में उष्मा बचाने का कार्य, किसके द्वारा, शरीर के द्वारा, मतलब सर्दी में इस तरह जो है बचाता है, और गर्मी में शरीर को ठंडा करने के लिए श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से, किसके माध्यम से, श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से, पसीने के द्वारा, माध्यम से, किसके द्वारा, पसीने के द्वारा। जितना ही पसीना निकलेगा, आपने महसूस किया होगा, पसीना जब आपको होता है उसके बाद कोई पंखा झल दे या हवा चलने लगे तो आपको ठंडा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और अंदर का जो आपका शरीर है वो ठंडा होता रहता है, ठीक है। चलिए इस पे कभी बाद में बात होगी। तो समतापी का मतलब हुआ वो जीव जो अपने शरीर के तापक्रम को मौसम के हिसाब से या वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसमें सारे स्तनपायी प्राणी आते हैं, स्तनपायी प्राणी आते हैं, पक्षी भी इसमें आएंगे, पक्षी भी जो है इसी में आएंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी दूसरा भी हम आपको समझा दें। असमतापी जीव वो हैं, असमतापी जीव वो होते हैं जिनका शरीर जो है वातावरण के ताप से अनुकूलित नहीं हो पाता, इसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता है अलग से। जैसे सरीसृप मतलब रेंगने वाले जीव, जैसे सांप है, मगरमच्छ है, उभयचर भी आएंगे इसमें। कौन आएगा, उभयचर, मछलियां इसमें आएंगी, मछलियां आएंगी। अब देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा जब बहुत सर्दी आती है तो क्या होता है, आपने देखा होगा सर्प वगैरह गायब हो जाते हैं, आप कहते हैं कि अब इस समय सांप ही नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए बिलों में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो
अपने शरीर को अनुकूलित नहीं कर पाते। जब बहुत सर्दी होती है तो ऐसे सरीसृप जीव अपने शरीर को वातावरण के ताप से अनुकूलित नहीं कर पाते, तो वो अंदर बिलों में चले जाते हैं जहाँ सर्दी का प्रकोप उनको कम होता है। मछलियाँ भी प्रवास करती हैं, जल प्रवास करती हैं, ताकि जो है जब मान लीजिए जलधारा कहीं गर्म हो जाती है तो सर्दी के मौसम में वो वहाँ पलायन कर जाती है, और इसी तरह उल्टा होता है गर्मी के मौसम में ठंडी जलधारा की तरफ मछलियाँ भी पलायन करती हैं। अब जो है उभयचरों के साथ भी यही हाल होता है, उभयचर भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो कंफ्यूजन वाली है, ध्यान दीजिएगा, पक्षियों को आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि वो भी मौसम में प्रवास करते हैं। आपने साइबेरियन पक्षियों को देखा होगा, वो आते हैं मौसम के साथ दूसरी जगह प्रवास करने। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में जो है श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पक्षी जो होते हैं, पक्षियों में अनुकूलित करने के लिए होता है, लेकिन जो है उसके बावजूद भी ये प्रवास करते हैं। अगर ये सवाल पूछेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा समतापी जीवों में ही रखिएगा पक्षियों को, गलती मत करिएगा। पक्षी हमेशा समतापी जीव में रखिएगा, असमतापी में नहीं रखिएगा। ये बात अलग है कि वो मौसम के हिसाब से प्रवास करते हैं। तो जो है ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब समतापी जीव से सवाल था, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इससे कोई भी सवाल होगा आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं सवाल को। सवाल ये था कि गर्म रुधिर वाले वो जीव हैं जो शरीर के तापक्रम को, अब चूंकि ये जो विशेषता थी वहां से सवाल बन गया, गर्म रुधिर वाले जीव ये क्या होते हैं? वो जीव होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कैसे जीव होते हैं। वातावरण के ताप से नीचे रखते हैं, ऊंचा रखते हैं, एक सा बनाए रखते हैं। अपने शरीर को क्या करते हैं? वातावरण से ऊंचा तापक्रम बनाए रखते हैं। वातावरण से नीचा तापक्रम बनाए रखते हैं। वातावरण के बराबर तापक्रम बनाए रखते हैं, या वातावरण के समान स्थिर रखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहले में है कि गर्म रुधिर वाले, ध्यान दीजिएगा, गर्म रुधिर का मतलब हो गया, तुरंत आप समझ जाइए कि ये समतापी या होमियोथर्मल जीवों की बात हो रही है। होमियोथर्मल की बात हो रही है। अब समतापी में आपने देखा है कौन कौन से जीव आते हैं? मनुष्य आता है, पक्षी आते हैं, सारे स्तनीय प्राणी आते हैं, ठीक है। तो गर्म रुधिर वाले जीव हैं, कौन से जीव हैं? वातावरण से ऊंचा तापक्रम बनाए रखते हैं? नहीं, ऊंचा की कोई जरूरत ही नहीं है। नीचा बनाए रखते हैं या निम्न बनाए रखते हैं? नहीं, निम्न बनाए रखेंगे तो संतुलन कैसे होगा। बराबर बनाए रखते हैं, वातावरण के बराबर बनाए रखते हैं कि वातावरण के ताप को, इसमें था विकल्प वातावरण के ताप को स्थिर रखते हैं। इसमें चौथा विकल्प था वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल अजीब तरह का ये विकल्प था। वातावरण के ताप को वो कैसे स्थिर बना के रखेंगे, तो इसलिए तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब यहाँ पर ये जो बराबर शब्द आया है, बराबर शब्द का मतलब समान तापक्रम, ठीक है। तो आपने पहले ही देख लिया है समतापी का मतलब ही होता है समान तापक्रम बना के रखना। किसके साथ संतुलन बना के रखना है? वातावरण के तापक्रम के साथ। जैसे मनुष्य का मैंने उदाहरण दिया कि गर्मी में वो कैसे श्वेत ग्रंथियों के माध्यम से पसीने के रिलीज करने के साथ साथ शरीर को ठंडा रखने की प्रक्रिया करता है, और सर्दियों में जो है वाष्पोत्सर्जन के लिए या उष्मा के ह्रास के लिए क्षेत्र को सीमित करने के लिए सिकुड़न पैदा करता है शरीर में, सीवरिंग जिसको कहते हैं, सिकोड़ के रखता है ताकि उष्मा का या ऊर्जा का ह्रास कम से कम हो सके। तो कहने का मतलब ये जो बराबर वाली बात होगी यही समतापी जीवों के साथ होगी या गर्म रुधिर वाले जीवों के साथ होगी। उसी तरह ठंडा रुधिर या असमतापी जीवों के साथ इसका उल्टा होगा। वो क्या करेंगे? वो
तापक्रम जो है बैलेंस नहीं बना पाएंगे, बैलेंस वो नहीं बना पाएंगे। चलिए ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं जो जीवों से संबंधित हैं। जहां भी कोई समस्या होगी आप कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हम देखते हैं कौन सा सही नहीं है। चलिए देख लिया जाता है। कोई दूसरा सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? आइए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? कौन मछली नहीं है? नहीं है। कौन मछली नहीं है? निम्न में कौन मछली नहीं है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कटल फिश। दूसरा ऑप्शन है डेविल फिश। तीसरा ऑप्शन है स्टार फिश और चौथा ऑप्शन है सिल्वर फिश। नहीं, इसमें कौन सी निम्नलिखित से कौन मछली है? ये है प्रश्न, कौन मछली है। चाहे जैसे समझे आप, हम यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि जिनके नाम के आगे फिश लगा है जरूरी नहीं वो मछलियां हो। यहाँ प्रश्न क्या है? निम्न में कौन मछली है? सॉरी है। अब देखिए, ये सवाल मैंने खुद बनाया है, ठीक है, अच्छा सवाल है। क्योंकि थोड़ा सा गलत हुआ तो इसको बढ़िया से बना देते हैं। समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। अब देखिए, इसमें से कह रहा है कौन मछली है। हमको ये बताना है कि इसमें से कौन मछली है। कटल फिश, जिसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कटल फिश, तो क्या ये मछली है? नहीं दोस्तों, ये मछली नहीं है, ये मोलस्क संघ है। मोलस्क संघ का एक प्राणी है। मोलस्क संघ का मतलब होता है जिसके शरीर पे एक कवच होता है। जैसे आपने वो देखा होगा, सीप देखा होगा, घोंघा देखा होगा। इसी तरह क्या है, ये कटल फिश भी एक जो है जीव है जिसपे जो है क्या है, एक कवच होता है। और वो कवच किसकी पहचान है? मोलस्क संघ के प्राणियों की। डेविल फिश को हम एक नाम से और जानते हो, ज्यादा प्रचलित नाम है, वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी इसी मोलस्क संघ का ही एक प्राणी है। मोलस्क संघ का प्राणी है और उसके शरीर पर मृदु कवच पाया जाता है। इसके बारे में आपको बताया है मैंने कि 8 भुजाएं पाई जाती हैं। दुश्मन से बचने के लिए पानी में एक स्याही की थैली होती है, स्याही की थैली से पानी में स्याही छोड़ देता है, जिससे शिकार इसका भ्रमित हो जाता है और भाग निकलता है। तो ये जो है ऑक्टोपस, जिसको हम डेविल फिश भी कहते हैं। डेविल का मतलब शैतान होता है, ठीक है, ये शैतान की तरह दिखती है। तो ये जो है मोलस्क संघ का प्राणी है। भले ये फिश लगा हो इनके नाम में, लेकिन ये फिश नहीं है। स्टार फिश, यहाँ भी फिश लगा हुआ है, जिसको रजत मछली कहते हैं हम। रजत मछली ये किसका वर्ग है? ये कीट वर्ग का प्राणी है, ठीक है, मतलब आर्थ्रोपोडा समझ लीजिए। ये कीट वर्ग का है, न कि मछली का। और कमाल की बात है, जो घोड़ा जिसके लास्ट में है, समुद्री घोड़ा, यही हमारा सही उत्तर है। हमने 2 सवालों को मिला के एक सवाल बना दिया। चौथा सवाल हमारा सही उत्तर है कौन मछली है? समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारा सही उत्तर है, जो है समुद्री घोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह आप जो है पहचान लेंगे कौन किस संघ का प्राणी है। मछली में तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत करिएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है?
सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी, सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है, कौन सा है? कौन सा प्राणी ऐसा है जो निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है? आइए विकल्प देख लिया जाए। विकल्प क्या है हमारा? व्हेल मछली पहला है, ठीक है, पहला विकल्प है, पहला है व्हेल मछली। दूसरा विकल्प है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा को हिप्पोपोटामस कहते हैं, हिप्पोपोटामस, ठीक है। ये दरियाई घोड़ा होता है, ये भी काफी विशालकाय होता है। अब अफ्रीकी हाथी और ध्रुवीय भालू, तीसरा है अफ्रीकी हाथी और चौथा है ये भालू। कौन सा भालू? ध्रुवीय भालू, ठीक है, पोलर बियर जिसको कहते हैं, ध्रुवीय भालू, इसको पोलर बियर कहते हैं। अब देखिए बड़े बड़े बालों वाला ये एक भालू होता है। देखिए दोस्तों, व्हेल मछली ये जल में रहती है, स्तनपायी वर्ग, ध्यान दीजिएगा, है मछली है लेकिन ये किस वर्ग में है? स्तनपायी वर्ग में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्तनपायी प्राणी है मछली। अब देखिए व्हेल मछली हो गया पहला विकल्प। दूसरा है दरियाई घोड़ा, ये नदी में पाया जाता है, काफी बड़े आकार का होता है, बड़ा सा इसका मुंह होता है, इसका भी आकार काफी बड़ा होता है दरियाई घोड़े का, इसको हम क्या कहते हैं? हिप्पोपोटामस। तीसरा विकल्प है अफ्रीकी हाथी। अफ्रीकी हाथी क्या है दोस्तों? जैसे आपने हाथी देखा होगा, अफ्रीकी हाथी बहुत विशालकाय होते हैं, अपने यहाँ भी हाथी पाए जाते हैं, भारतवर्ष में भी अफ्रीकी हाथी बहुत ही विशालकाय होते हैं, मतलब हाथियों में सबसे विशालकाय अफ्रीकी हाथी होते हैं। तो शायद स्थल पे रहने वाला अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा स्तनपायी जो स्थलीय है, तो यही विकल्प हमारा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर प्रश्न में आए कि स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी, तो यही विकल्प सही होगा। लेकिन यहाँ स्थल और जल की बात नहीं बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है सबसे बड़ा स्तनीय प्राणी कौन सा है। तो क्या होगा? ध्रुवी भालू। ध्रुवी भालू भी जो है बड़े आकार का होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि ये सबसे बड़े में आए। यहाँ पर दूसरे नंबर के विकल्प में अगर हो तो अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। हमारा उत्तर सही तो हमें मिल चुका है व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है एक वयस्क हाथी का 16 गुना होती, बहुत विशालकाय होती है। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा आपने, जब वो ऊपर आती है तो अगर वो चाहे तो एक नाव पलट सकती है, ठीक है, बड़े बड़े जहाज को भी टक्कर मार देती है, वो काफी विशालकाय होती है व्हेल मछली, ठीक है। ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं, जो नीली व्हेल है वो सबसे बड़ी विशालकाय है। तो व्हेल मछली हो गई आपकी हमारा सही उत्तर। अगर इसमें दूसरे नंबर पे कहा जाए तो दूसरे नंबर पे होगा अफ्रीकी हाथी। तीसरे नंबर पे आप दरियाई घोड़ा को रख सकते हैं, चौथे नंबर पे ध्रुवी भालू को। लेकिन याद रखिएगा, स्थली जब भी पूछेगा आप अफ्रीकी हाथी लगाएंगे। ये हमारा सही उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सवाल भी हमारा क्लियर हो गया। सबसे बड़ा स्तन प्राणी। अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि नील व्हेल जो होती है, ब्लू व्हेल होती है, ये क्या होती है? ये स्तनपायी प्राणी होती है, न कि मछली। आइए दोस्तों अगला प्रश्न कर लिया जाए। अब ये पूछ रहा है कि कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इनमें से कौन प्राणी, इनमें से कौन अंडे देता है, अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, नहीं देता? इनमें से कौन सा वो प्राणी है, ठीक है, जो सीधे अंडे देता है ना कि बच्चे? आइए देख लिया जाए। एकिडना है पहला विकल्प हमारा, क्या है? एकिडना। दूसरा विकल्प क्या है दोस्तों हमारा? दूसरा विकल्प है कंगारू, कंगारू। तीसरा विकल्प हमारा क्या है? सेही। और चौथा विकल्प क्या है? व्हेल। चौथा विकल्प क्या है? व्हेल।
कंगारू व्हेल, सीधे बच्चे नहीं देता। अब देखिए कंगारू से ही व्हेल, दोस्तों यहाँ समझना जरूरी है। एकिडना, एकिडना मैंने आपको बताया है ये पक्षी वर्ग प्लस स्तनपायी वर्ग, इनके बीच की ये कड़ी है। मैंने एकिडना और प्लेटिपस को बताया था, ये किसके जीव है? प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वर्ग, प्रोटोथीरिया वर्ग के प्राणी हैं ये। प्रोटोथीरिया वर्ग क्या है? पक्षी और स्तनपायी वर्ग के बीच की कड़ी है। मतलब इसमें पक्षी के भी गुण है, एकिडना और प्लेटिपस, प्लेटिपस। इसमें चोंच पाई जाती है और स्तनीय स्तन भी पाए जाते हैं, मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है अंडे देता है, ध्यान दीजिएगा। व्हेल एक मछली है, लेकिन नाम से मछली है, ये स्तनपायी है और स्तनपायी होने की वजह से व्हेल मछली क्या करती है? बच्चे देती है। क्या देती है? बच्चे देती है। ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये बच्चे देती है। सेही भी एक जीव है, सेही या शाही जो होता है ये क्या करता है? ये बच्चे देता है। कंगारू, कंगारू आपने देखा बहुत ही एक तरह से एक सरप्राइजिंग एनिमल है, बहुत आश्चर्यजनक जानवर है। इसकी एक थैली होती है पेट के नीचे, सामने पेट की तरफ थैली होती है। उसके बच्चे जन्म के बाद उसी में बैठ के जो है अपनी माँ का दूध पीते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ। बहुत ही खूबसूरत जीव होता है, बहुत मासूम जीव होता है और इसकी छलांग काफ़ी ऊंची होती है। ठीक है, अब देखिए कंगारू, कंगारू क्या करता है? कंगारू भी क्या करता है? बच्चे देता है, स्तनपायी प्राणी है। और ये एकिडना, एकिडना, एकिडना जो कि पक्षी वर्ग में आता है, चूंकि स्तनपायी है इसलिए बच्चों को ये दूध पिलाते हैं, लेकिन ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। चूंकि पक्षी वर्ग की विशेषता इनके अंदर है, ये आप देख रहे हैं प्रोटोथीरिया वर्ग से है। ये पक्षी और स्तनपायी के बीच की कड़ी है, एकदम याद रखिएगा। ये प्लेटिपस और एकिडना दो जीव ऐसे हैं जिसको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। ये क्या है? कड़ी है पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग की। तो ये जो है प्लेटिपस या एकिडना और एकिडना, मतलब ये अलग अलग है। और एकिडना ये क्या है? अंडे देते हैं, न कि सीधे बच्चे देते हैं। और चूंकि स्तन ग्रंथियां होती है तो ये बच्चों को अपने दूध भी पिलाते हैं। दोनों विशेषताएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह के सवाल में कई चीजें हम आपको एक साथ बता दे रहे हैं और बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, इसलिए व्याख्या थोड़ा सा में हम कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, उड़ने वाला स्तनपायी प्राणी है। उड़ने वाला स्तनपायी, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। उड़ने वाला स्तनपायी प्राणी, स्तनपायी प्राणी। अब देखिए कौवा उड़, हाथी उड़ वाला सवाल है एक तरह से। आप समझ ही नहीं पाएंगे इसमें कि कौन उड़ने वाला स्तनपायी। देखिए दो चीज है, एक तो स्तनपायी है, दूसरा उड़ने वाला है। कमाल की बात है, जैसे हाथी अगर उड़ा दिया आपने तो आपको हाथ में चोट लगेगी, आपको जो है क्या करना पड़ेगा? मार खाना पड़ेगा। ठीक है, उड़ने वाला क्या है? स्तनपायी। तो दो विशेषताएं हैं, मतलब ये ऐसा पक्षी होगा या जीव होगा जिसमें स्तनपायी और पक्षी वर्ग दोनों की विशेषताएं होंगी। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं विकल्प क्या दिया है इसने। जगुआर, पहला विकल्प है जगुआर। जगुआर चीता या बाघ या तेंदुए की एक प्रजाति है। जगुआर बहुत खतरनाक शिकारी प्राणी होता है। तो पहले यहीं से कट हो गया, अगर आपने उड़ा दिया इसको तो आप मार खा गए। दूसरा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दूसरा है कौन? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। तीसरा क्या है? तीसरा विकल्प क्या है हमारा? पेलिकन पक्षी, पेलिकन पक्षी। अच्छा, चौथा विकल्प क्या है? चमगादड़, चमगादड़। चलिए हमारे चारों विकल्प हमारे सामने है। जगुआर, तो जगुआर चलिए स्तनपायी प्राणी तो है, स्तनपायी तो है। शेर, बाघ, चीता, बिल्ली, ये सब क्या है? स्तनपायी प्राणी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन ये उड़ने वाला नहीं है, उड़ने वाला नहीं है। अब शुतुरमुर्ग के साथ देखिए कमाल का सवाल है। शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आता है, लेकिन ये स्तनपायी प्राणी नहीं है, स्तनपायी नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, शुतुरमुर्ग उड़ता नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत
उड़ सकता है, थोड़ा बहुत कभी कभी उड़ सकता है, लेकिन चूंकि स्तनपायी नहीं है इसलिए ये हमारा विकल्प बिल्कुल गलत होगा। पेलिकन पक्षी, अब पेलिकन पक्षी देखिए, ये पक्षी तो है, उड़ता भी है, लेकिन स्तनपायी प्राणी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। अब बचे चमगादड़। चमगादड़ जो है स्तनपायी भी है, बच्चे पैदा करता है और पंख है, इसलिए पक्षी वर्ग में भी आता है। ठीक है, तो पक्षी की विशेषताएं हैं इसमें, लेकिन यह है किस वर्ग का प्राणी? स्तनपायी वर्ग का। तो यह ध्यान दीजिएगा, हमारा सही उत्तर क्या हुआ? चौथा, चमगादड़। ठीक है, बैट्स जिनको कहते हैं, ये उड़ते भी हैं और स्तनपायी हैं, मतलब सीधे बच्चे देते हैं। चलिए, हमारा ये सवाल भी हो गया। मजेदार सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, चलिए दूसरा देखें, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन मछली को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है इसलिए इससे एक सवाल बनता है। आइए देख लिया जाए दोस्तों। डॉल्फिन, गंगैटिक डॉल्फिन या गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। बहुत ही बुद्धिमान प्राणी है, और एक चीज याद रखिएगा, डॉल्फिन जो है मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी में आता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं डॉल्फिन से क्या सवाल है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, वर्गीकृत किए जाते हैं। अब वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? मत्स्य में, पहला मत्स्य में, दूसरा क्या है? स्तनी में, मतलब स्तनपायी प्राणियों में, सरीसृप में, उभयचर में। ठीक है, में सरीसृप में, सरीसृप में, और चौथा उभयचर में, उभयचर में। देखिए, डॉल्फिन के बारे में सवाल है, कभी गलत मत करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। डॉल्फिन एक मछली है, जल में रहती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पूछ क्या रहा है, किस वर्ग में ये वर्गीकृत किए जाते हैं। तो क्या ये मछली वर्ग में आती है? बिल्कुल नहीं, यह स्तनपायी प्राणी। व्हेल और डॉल्फिन ये स्तनपायी जीव हैं, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसे व्हेल है, ठीक है, व्हेल को भी हम किस में रखते हैं? व्हेल को भी स्तनपायी में रखते हैं, स्तनपायी में, ना कि मत्स्य वर्ग में, क्योंकि ये बच्चे पैदा करती है। इसी तरह जो है डॉल्फिन भी क्या करती है? बच्चे पैदा करती। चलिए, स्तनपायी वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। सरीसृप में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, रेंगने वाला जीव है ही नहीं है। और उभयचर मतलब पानी के अंदर और पानी के बाहर, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपने कभी नहीं देखा होगा पानी के बाहर इसको जीवित अवस्था में, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमें हमारा सही उत्तर मिल गया। डॉल्फिन किसमें है? स्तनपायी जीवों में वर्गीकृत की जाती है। चलिए, हमको ये भी सवाल का उत्तर मिल गया। आगे देख लेते हैं एम्फीबिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एम्फीबियंस मैंने बताया था आपको। एम्फीबिया पर क्या है? एम्फीबिया, यहाँ पर हम देख लेते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबिया एक वर्ग है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल हमारा यह है, ये वर्ग बता दो, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को। अब देखिए, ये पहला कह रहा है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ देता है, ऐसा विकल्प दे देता है कि आपको हंसी आएगी सुन के। ठीक है, केवल जल में ही रह सकने वाले जीवों को। दूसरा विकल्प क्या है? केवल जल में ही रह सकने वाले जीवों को, रह सकने वाले जीवों को। तीसरा क्या है? केवल स्थल, यही हो गया जल, तो यही हो गया स्थल। और चौथा विकल्प सही है, क्लियर है, जल और स्थल और जल दोनों जगह, स्थल और जल दोनों में रह सकने वाले जीव, दोनों में रहने वाले जीवों को
अब देखिए एम्फीबिया, सीधे सीधे इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, एम्फीबिया का मतलब ही होता है उभयचर जीव। उभयचर जीव, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों का मतलब किसकी बात हो रही है, स्थल और जल की बात हो रही है, बस इतना ही समझना है आपको। उभयचर का मतलब ऐसे चर या ऐसे प्राणी जो दोनों जगह है, दोनों का मतलब स्थल और जल, तो दोनों जगह रहने वाले प्राणी आप उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे कछुआ, जैसे आपका मेढक, जैसे मगरमच्छ, तो ये जीव कैसे हैं, ये जीव है उभयचर। केवल जल में रहने वाले, बिल्कुल नहीं। केवल स्थल में रहने वाले, बिल्कुल नहीं। नाव तो तेज चलने वाली बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सबसे पहले काटिएगा। अब यहाँ पर स्थल और जल में रहने वाले जीवों को हम उभयचर प्राणी कहते हैं, जो किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं, एम्फीबियन वर्ग में। एम्फीबिया इनका वर्ग है, इनको एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबिया वर्ग को हमने अच्छे से देख लिया दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों, और बहुत सारे सवाल बच भी गए हैं, लेकिन हम उनको समय रहेगा तो अगली बार क्लास में आपको हल करवाएंगे। सवाल की प्रैक्टिस जरूर करें, और कोई समस्या है तो आप भी अपने प्रश्न रख सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ लिया और कुछ सवाल कर लिए अच्छे अच्छे सवाल, तो किसी भी टॉपिक से आपका सवाल कभी गलत परीक्षा में नहीं होगा, क्योंकि हर परीक्षा का एक निश्चित सिलेबस होता है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो निश्चिंत रह सकते हैं, कुछ टॉपिक से भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब इसके बावजूद कोई समस्या है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नयन IAS। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर अब उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।